हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रही है। और ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही कंप्लीट हो गया है। आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया है। साइंस में तीनों पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही पोर्शन कंप्लीट हो गया है। जिसने नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। पॉलिटी भी पूरी आपकी कंप्लीट हो गई है। जो कि मेजर सब्जेक्ट हैं वो सारे ही आपके कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर क्या है, चैप्टर 19 है। चैप्टर 18 तक हमने कवर कर लिया है। दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्त्रीकरण से संबंधित है। पहला जो इससे संबंधित क्वेश्चन है वो क्या है, बंगाल का एकीकरण किस सन में हुआ था। तो वो कब हुआ था, 1912 में। बंगाल का एकीकरण कब हुआ था, 1912 में हुआ था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में आयोजित दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ था। इस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय थे और इस वर्ष ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश राज्य के दौरान दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान किया था। कब किया था, 1911 में। ब्रिटिश राज्य के दौरान दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया। दिसंबर 1911 में ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी कैथरीन मेरी के भारत आगमन पर प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है चैप्टर 20। इसको किससे संबंधित, चैप्टर 20 क्या है, लखनऊ समझौता है। इसको हम देखेंगे। इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हो सका। तो ये किसके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हो सका, जिन्ना और तिलक के प्रयासों से। कांग्रेस लीग समझौता, जिसे लखनऊ समझौता के रूप में भी जानते हैं, 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना एवं बाल गंगाधर तिलक के संयुक्त प्रयासों से संपन्न हो सका। इसमें एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह समझौता लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, इसलिए इसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। कांग्रेस लीग समझौते के साथ इस अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण धारणा यह भी थी कि इसमें उग्रवादियों को, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, कांग्रेस में पुनः प्रवेश दिया गया। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, AC मजूमदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था। तो कौन सा था, लखनऊ अधिवेशन 1916 का। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है। 1916 से 1922। वर्ष 1916 से 1922 का काल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल माना जाता है। वर्ष 1916 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था। कांग्रेस द्वारा लीग के प्रथम निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन में इन दोनों दलों के नेताओं ने साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत का सामना किया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी को सौंप दिया गया, परंतु 1922 में चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग स्थगित कर देने के साथ ही कांग्रेस व लीग के मध्य समझौता भंग हो गया और लीग पुनः अपने पुराने सांप्रदायिक रास्तों की तरफ मुड़ गई।
नेक्स्ट चैप्टर है होम रूल आंदोलन से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे? तो कौन थे? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे। होम रूल का अर्थ होता है एक ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश का शासन वहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा ही चलाया जाता है। इस प्रकार का आंदोलन 1870 से 1907 तक आयरलैंड में चलाया गया था। भारत में एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में चलाया गया था। होम रूल आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने बेलगाम पूना में 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की। इसी आंदोलन के समय तिलक को लोकमान्य तिलक का विशेषण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? ये किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 कलकत्ता अधिवेशन में की थी। वर्ष 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया। इसका कहना था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि से के लिए जागे और कार्यरत हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा नहीं था? तो कौन नहीं जुड़ा था? CR दास। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। तथा सचिव कौन थे? केलकर थे। एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी। इसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। होम रूल आंदोलन में सुब्रमण्यम अय्यर ने सबसे प्रमुख योगदान दिया। एनी बेसेंट के होम रूल में तेज बहादुर सप्रू व मोतीलाल नेहरू भी सम्मिलित थे, जबकि CR दास इससे अलग रहे हैं और आगे चलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तिलक और एनी बेसेंट। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914 से 1915 में प्रस्तुत की। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन का शुभारंभ आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में किया गया था। भारत में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी तथा इसके कार्यक्षेत्र अलग अलग निर्धारित किए गए थे। दोनों के उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन की स्थापना था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा था? होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 से 1918 के मध्य चला। इसके दौरान भारत में एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? कौन सा होम रूल आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 28 अप्रैल 1916 को पूना में तिलक और होम रूल लीग की स्थापना। तिलक ने किसकी स्थापना की? होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक के 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट की होम रूल लीग में जवाहरलाल नेहरू, BP चक्रवर्ती और J बनर्जी जैसे नेता थे। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कोई भूमिका नहीं निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया था। कारण है कि वह एक नारे के आधार पर सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था तथा वह इसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी। इन्होंने जनसभाएं और सम्मेलन आयोजित किए। उनकी मांग थी कि जिस तरह से गोरे उपनिवेश में
वहाँ की जनता को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है। भारतीय जनता को भी स्वशासन का अधिकार मिले। होम रूल की मांग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पर आधारित थी। तिलक के शब्दों में अंग्रेज हो या मुसलमान, यदि वह इस देश की जनता के हित के लिए काम करता है तो वह हमारे लिए पराया नहीं है। इस परायापन का धर्म या व्यवसाय से कोई रिश्ता नहीं है। यह सीधे साधे हितों से जुड़ा प्रश्न है। होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किया था। होम रूल आंदोलन ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, सिंध, मद्रास, मध्य प्रांत और तथा बरार जैसे अनेक नए क्षेत्रों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है कारण की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्या है? होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? तो क्या ध्येय था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन को प्राप्त करना। तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश सरकार के अंदर स्वशासन प्राप्त करना था। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 21 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ 1916 में हुआ। चंपारण 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में। होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? अप्रैल 1916 में हुआ। चंपारण 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में और कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान की सभा है? एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी। 1939 में गांधी ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खेड़ा के किसानों के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने किस कारण से सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो किस कारण से? प्रशासन ने सूखे के बावजूद भूमि राजस्व लेना स्थगित नहीं किया था। खेड़ा 1918 में गुजरात में गांधी के नेतृत्व में सूखे के बावजूद भू राजस्व की कड़ाई से वसूली के विरोध किया गया। सत्याग्रह अपने उद्देश्य में सफल रहा। सरकार को मजबूत होकर यह आदेश जारी करना पड़ा कि लगान उसी से वसूला जाए जो देने में समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंतर्गत उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और हिंसा को एक उपकरण के रूप में स्वीकृत किया। दूसरा क्या है? उनका सत्याग्रह का सिद्धांत आत्मा की चीर-फाड़ पर आधारित था। चौथा पॉइंट है, गांधीगिरी कोई सम्मानजनक शब्द नहीं है। गांधी जी का दर्शन सर्वोदय पर आधारित था, जिसमें साध्य और साधन के बीच अंतर को स्वीकार किया गया है। गांधी जी के सत्याग्रह का सिद्धांत आत्मा की चीड़-फाड़ पर आधारित था। गांधी जी ने सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा को कभी भी स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट क्या है? करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? उपयुक्त में से सभी के। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत में प्रधानमंत्री, राजस्थानिक कोर्ट में सभासद और राजकोट में दीवान और कुछ समय तक बीकानेर के दीवान के उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे। ये कबा गांधी के नाम से भी जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्या है? महात्मा एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो 1901 में। महात्मा गांधी के सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के महात्मा गांधी के सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिनशा वाचा ने की थी। महात्मा गांधी 1924 के कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के
अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका में गांधी के कार्य एवं गांधी जी का सिद्धांत। इसके अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में गांधी जी ने निम्न में से किस पत्रिका का संप्रकाशन किया, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, इंडियन ओपिनियन। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। गांधी जी ने 1891 में बैरिस्ट्री पास करके राजकोट में और फिर बम्बई में वकालत करने के लिए लगे। 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका की एक व्यापारिक कंपनी के निमंत्रण पर वहां चले गए। वहां उन्होंने गोरों द्वारा काले लोगों से रंग भेद की नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। फिर नाटाल भारतीय कांग्रेस बनाई और जेल गए। इन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग किया था। उन्होंने एशियाटिक अधिनियम और ट्रांसवाल देशांतरवास अधिनियम के विरुद्ध विरोध प्रकट किया और अपना अहिंसात्मक सविनय आंदोलन प्रारंभ किया। दक्षिण अफ्रीका में ही 1903 में साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन प्रारंभ किया। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने 1909 में गुजराती भाषा में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। इंडिया गजट 1780 में बर्नार्ड मेसिन और पीटर रीड द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी व्यापारिक समाचार पत्र था। नवजीवन 1919 में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित हिंदी और गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। इन्हें दक्षिण अफ्रीका में यात्रा के दौरान पीटर मार्टिसनबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया। यहीं पर इन्होंने सेवा धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने गाया हुआ प्रिय एवं प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना किसके द्वारा की गई है। तो ये की गई है 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता के द्वारा। वैष्णव जन तो तेने कहिए 16वीं सदी के संत नरसिंह मेहता के द्वारा गुजराती भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध भजन है। यह भजन महात्मा गांधी के नित्य की प्रार्थना से सम्मिलित है। इस भजन में वैष्णव के उत्तम आदर्श और वृत्तियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्या है, किन दो नेताओं ने भारत के दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया है। तो किसने, गांधी और तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने सामाजिक उत्थान हेतु आगरकर से मिलकर सस्ती शिक्षा की योजना बनाई और 1890 ईस्वी में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल खोला और राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने मद्रास में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव मनाने की प्रथा जारी की। गांधी जी बुनियादी शिक्षा के समर्थक थे। इसके द्वारा वे समाज सुधार करना और गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वे स्त्री शिक्षा पर बहुत बल देते थे। वे सामाजिक असमानता के विरुद्ध थे और हरिजनों को अन्य जातियों के समान समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M.K. गांधी समर्थक थे तो किसके दार्शनिक अराजकता के समर्थक थे। मोहनदास करमचंद गांधी दार्शनिक अराजकता के समर्थक थे। वे इसे राम राज्य तथा ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के रूप में स्पष्ट करते थे। नेक्स्ट है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या होता है। सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के आंदोलन में दो अस्त्र प्रमुख थे, पहला सत्य और दूसरा अहिंसा। गांधी जी का सत्य साध्य मानते थे और अहिंसा को इसका साधन। इस प्रकार गांधी जी के अहिंसा सत्य की प्राप्ति का एक प्रमुख मार्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है। तो किसने, महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में राजनीतिक संघर्ष को व्याख्यानित करने वाले सत्य के चयन हेतु एक प्रतियोगिता की है और मगन लाल गांधी ने इसके लिए एक शब्द का सुझाव दिया है, सत्याग्रह, जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द स्वीकार किया। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर
खुले कान पर मुख मुख जो है बंद कर व्यतीत करें। मतलब किसने कहा था कि महात्मा गांधी को यह आदेश दिया था कि वह भारत में जो है पहले वर्ष में क्या करें, खुले कान और खुले कान पर जो है मुख बंद कर व्यतीत करें। ये कहा था किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वे कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। 4 अप्रैल 1919 को जामा मस्जिद के प्रवचन से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन से। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे क्योंकि भारत में उनकी राजनीतिक जीवन का आरंभ 1915 के बाद हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रणेता गांधी जी थे। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ और प्रणयन अली बंधुओं मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने किया था। बाद में महात्मा गांधी व मौलाना आज़ाद ने इसे अपना समर्थन प्रदान किया। महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। स्वदेशी आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप चलाया गया। महात्मा गांधी का संबंध इस आंदोलन से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमियोटी प्रथा का तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? बंधुआ मजदूरी का एक रूप। कमियोटी प्रथा मुख्यतः बंधुआ मजदूरी का एक रूप था जिसे गुजरात में डुबला बली जबकि तमिलनाडु में पडियल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन महात्मा गांधी की आत्मकथा के विषय में सत्य नहीं है? तिनकठिया प्रथा का वर्णन इसमें वर्णन है। सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इसमें वर्णन है। इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का वर्णन किया गया है। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तिनकठिया प्रथा, सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति और अफ्रीका से निकलने वाले इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का विवरण तो मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी के स्थायित्व को मानते हैं। गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषणों का विरोध करती है। गरीबी का निवारण करने हेतु गांधी जी ने ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिससे व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्नों के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित ना हों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन मतलब गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। उल्लेखनीय है कि गांधीयन इनोवेशन प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. माशेलकर द्वारा दिया गया था शब्द है जिसका तात्पर्य न्यूनतम संसाधन और न्यूनतम लागत पर लोगों की सेवा करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन? मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? तो किसके लिए? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध के लिए जाने जाते थे। मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते थे। गांधी जी की अहिंसा में साधन और साध्य दोनों ही हैं। अहिंसा के मार्ग में पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधन अपेक्षित है। एक बार गांधी ने कह दिया था कि हिंसा के द्वारा प्राप्त स्वराज मुझे ग्राह्य नहीं है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी की परिकल्पना राम राज्य आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ब्रिटेन भारत को एक बड़ा औद्योगिक निर्मित वस्तु का बाजार समझता था। गांधी जी का कहना था कि हमारे उद्योग मानव प्रधान होने चाहिए, न कि मशीन प्रधान। कुटीर उद्योग धंधे वाली अर्थनीति पर बल देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन गांधी के संदर्भ में कौन सा सही है? तो अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष, असहयोग आंदोलन ने शुरू किया, सविनय आंदोलन शुरू किया और जो है उपयुक्त सभी। गांधी ने देश को उपनिवेशवाद से मुक्त दिलाने के लिए असहयोग आंदोलन 1920, सविनय आंदोलन 1930 और सामाजिक उत्थान के लिए अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। नेक्स्ट है, गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी। गांधी जी का समाजवाद उच्च आदर्शों की कसौटी है। वे समाजवाद के प्रबल समर्थक थे, परंतु वे पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित न होकर समाज की आमूल-चूल परिवर्तन की स्थापना के विचार को मानते थे। गांधी जी मार्क्स की साम्यवादी नीतियों से भी वे पूर्ण रूप से असहमत नहीं थे। नेक्स्ट क्या है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी है M.K. गांधी ने। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक M.K. गांधी ने लिखी है। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जो कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता थे। गोखले जी महादेव गोविंद रानडे के प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट है, M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित कर दिए। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान उसके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी जी के द्वारा ट्रस्टीशिप अर्थात न्यस्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में किया गया। जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में स्थापित किया, जहां वे 1910 तक रहे और गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है और अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो इसके संदर्भ में कौन सा जो है डी पॉइंट गलत है? गांधी जी का कहना था कि हमारे उद्योग मानव प्रधान होने चाहिए, ना कि मशीन प्रधान होने चाहिए। वह मानव को व्यावसायिक इकाई न मानकर आध्यात्मिक प्राणी मानते थे। उनका स्पष्ट मत था कि मशीनों के कारण उत्पादन की मात्रा तो बढ़ती है, परंतु मानव के श्रम कम होता है। गांधी जी भारत में मशीनीकरण के पक्ष में नहीं थे, लेकिन USA में वे मशीनों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि वह श्रम बल की कमी थी। नेक्स्ट है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उपवास को। महात्मा गांधी की सत्याग्रह रणनीति में उपवास को अंतिम स्थान मिला है। गांधी जी उपवास को ब्रह्मास्त्र की संज्ञा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन उसकी विशेषता नहीं है? तो कौन सा सत्ता उसकी विशेषता नहीं है? गांधी जी धर्मविहीन राजनीति को तुच्छ मानते थे। उन्होंने राजनीति में धर्म, नैतिकता, मानवता के समावेश पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना होता है, ये गलत है। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ है सत्याग्रह का अर्थ या सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि अपनी सत्य बातों को प्रकट करने के लिए आग्रह करना था, उसका हृदय परिवर्तन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो यह किससे प्रभावित रही है? रस्किन, टॉल्स्टॉय और थोरो से प्रभावित रही है। गांधीवादी विचारधारा रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय से प्रभावित रही है। इसके अतिरिक्त गांधी और प्रभावित रही है। इसके अतिरिक्त गीता और बाइबल भी उनकी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। गांधी जी, थोरो से सबने अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई है। थोरो के राजनीतिक विचार थे, जनहित करने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के साथ अधिकतम सहयोग करना चाहिए। यदि वह अहित करे तो असहयोग ने रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वोदय का विचार ग्रहण किया है तथा इस पुस्तक के गुजराती संस्करण का नाम सर्वोदय रखा गया। रस्किन की ही पुस्तक क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिटस से शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। गांधी जी टॉल्स्टॉय के वाक्यसूत ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है को असहयोग कार्यक्रम का आधार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, क्या तात्पर्य था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी के शब्दों में धार्मिक पुरुष का जामा पहने हुए राजनीतिक महात्मा गांधी के शब्दों में मैं धार्मिक पुरुष का जामा पहने हुए राजनीतिक नहीं हूँ, बल्कि एक धार्मिक पुरुष हूँ। मैंने राजनीति में केवल इसलिए प्रवेश किया क्योंकि मुझे मनुष्य मात्र की गहरी चिंता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी 8वां प्रविष्ट के साथ फिल्म्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।